आईडी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट की शुरुआत हम एक ऐसी न्यूज से करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद हम खुद कंफ्यूज है कि इस रिपोर्ट को सुन करके हम परेशान हो या फिर इसमें हम आनंद लें और ठहाके लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से डिल्यूजन में जी रहा है। ये खुद ही एक मनगढ़ंत सिनेरियो क्रिएट करते हैं और मीडिया में बैठकर उस मनगढ़ंत सिनेरियो को काउंटर भी कर देते हैं। ये वही देश है जो अभी कुछ हफ्ते पहले तक J35 के आने की तैयारी कर रहा था और लगभग पाकिस्तानी मीडिया ये कंफर्म कर चुकी थी कि 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में चाइना पाकिस्तान को J35 दे ही देगा। और बाकायदा इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी पायलट्स वहां पर ट्रेनिंग भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन फिर इनके डिफेंस मिनिस्टर आते हैं टीवी पर और वो कहते हैं कि J35 की सारी न्यूज़ सिर्फ मीडिया में है। प्रैक्टिकली अभी कोई भी स्टेल्थ फाइटर चाइना से पाकिस्तान नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं ये बात हमको पता थी कि J35 अभी अंडर डेवलपमेंट है और खुद चाइना ने उनको इंडक्ट नहीं किया। लेकिन इस डिल्यूजन ने अब एक कदम ऊपर उठकर बात करनी शुरू करी है। अब इनको पता चल चुका है कि J35 तो नियर फ्यूचर इनको नहीं मिलने वाला है और जब से भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने ये कहा है कि भारत एक्टिवली जो 5th जनरेशन फाइटर हैं इनको कंसीडर कर रहा है, तो उसके बाद से डिल्यूजन ने एक नई थ्योरी सामने रखी है। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती ने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनने के बाद अब आप डिसाइड करिए कि आपको ठहाका लगाना है या परेशान होना है। दरअसल पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती ने कहा कि भारत ने जब राफेल को खरीदा जो कि मीटियोर मिसाइल से इक्विप्ड है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमने चाइना से J10 लिया। लेकिन अब रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि भारत Su-57 की तरफ जा रहा है और रूस के सोर्सेज ने स्पेशल तौर पर एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती को यह बताया है कि भारत और रूस के बीच में Su-57 की डील लगभग हो चुकी है और भारत उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहा है। तो ऐसे में खालिद चिश्ती का ये मानना है कि अब क्योंकि J35 तैयार नहीं है और पाकिस्तान को मिलने भी नहीं वाले, तो अब पाकिस्तान चाइना के सामने J20 की डिमांड लेकर जाएगा। यानी चाइना का सबसे फ्लैगशिप फाइटर जो कि J20 है, अब पाकिस्तान उसको एक्वायर करने की तैयारी कर रहा है और इनको इस बात का पूरा भरोसा है कि ये कटोरा लेकर चाइना जाएंगे, कटोरे में J20 की भीख मांगेंगे और वो भीख इनको तत्काल तौर पर मिल जाएगी। J20 ठीक वही एयरक्राफ्ट है जिसको चाइना ने ऑलरेडी एक्सपोर्ट बैन करके रखा है, यानी चाइना इनको किसी को एक्सपोर्ट नहीं करने वाला है। ठीक उसी प्रकार जैसे अमेरिका अपने F-22 रैप्टर्स को किसी को एक्सपोर्ट नहीं करता। तो पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर कॉमोडोर का जो ये बयान आया है उसको देखने के बाद चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं कि क्या पाकिस्तान को J20 वाकई मिलेंगे या ये सिर्फ इनका एक डिल्यूजन है। आप इसको लेकर क्या मानते हैं? क्या आप इस रिपोर्ट को गंभीरता के साथ देखते हैं या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान इस प्रकार का जो अनलिमिटेड मनोरंजन है वो हमें आने वाले भविष्य में और देता रहेगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस न्यूज़ को सुनने के बाद? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं ब्राज़ील के बारे में, जिसने एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। देखिए, भारत MTA प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब जिन लोगों को MTA नहीं पता, इसका मतलब है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे और भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। हमें ये तो पता है कि इसमें एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम और एयरबस का A400M एटलस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि भारत और ब्राज़ील ज्वाइंटली इस समय जो C390 मिलेनियम है इस पर आधारित एक एयरबॉर्न एंड अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जो है उसको विकसित कर रहे हैं। आसान शब्दों में बात करें तो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत और ब्राज़ील कंबाइंड तौर पर या ज्वाइंटली एक एवैक सिस्टम विकसित कर रहे हैं और इसमें भारत और ब्राज़ील की जो सहभागिता है ये बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। ब्राजीलियन एयरस्पेस फर्म एम्ब्रेयर इस समय भारत के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां पर C390 मिलेनियम पर आधारित जो एवैक प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है और इससे दोनों देशों की जो डिफेंस टाइज हैं वो काफ़ी मजबूत भी होंगी। इसके लिए बाकायदा एम्ब्रेयर जो है ये अपनी नई दिल्ली में जो स्टैब्लिश सब्सिडायरी है उसका यूज़ कर रही है डिफेंस कॉपरेशन के लिए। इसके पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ब्राज़ील ऑलरेडी भारत के आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और गरुणा सिस्टम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और उन्होंने बार्टर डील का प्रस्ताव भी दिया है। ब्राज़ील का कहना है कि अगर भारत C390 मिलेनियम के साथ जाता है तो ब्राज़ील भी भारत से तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को साइन करेगा। तो एवैक अब लगभग कंफर्म हो चुके हैं कि भारत और ब्राज़ील की तरफ से विकसित किए जा रहे हैं। खैर, अधिक जानकारी इसको लेकर पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसके लिए हमें वेट करना होगा
लेकिन अब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी सैन्य ज़रूरतों को देखते हुए हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे लिए जितने महत्वपूर्ण फाइटर प्लेटफॉर्म है, उतने ही महत्वपूर्ण हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर्स भी हैं, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो एवैक हो या दूसरे सिस्टम हो। और भारत चरणबद्ध तरीके से अपनी इन्हीं कमियों को चिन्हित करने का काम कर रहा है। अब हमने फोर्स मल्टीप्लायर्स की बात कर ही दी है, तो एक और बड़ी रिपोर्ट से आपको अवगत करवा देते हैं, जो कि भारत के जो ड्रोन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल भारत की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर भारत अब अपने सर्विलेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस को एनहांस करने के लिए 87 की संख्या में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन यानी मेल कैटेगरी के जो ड्रोन है, इनकी खरीद की तैयारी को एक्सेलरेट कर चुका है। ये एडवांस अनमैन एरियल व्हीकल बेसिकली जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस का काम करेंगे। इसके अलावा जो मैरीटाइम डोमेन है वहाँ पर भी इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो ग्रोइंग सिक्योरिटी नीड्स हैं क्रिटिकल रीजन में, वहाँ पर जो भी ज़रूरतें हैं उनको एड्रेस करने में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो है ये बेसिकली इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इन्हें कटिंग एज टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जाएगा, ताकि भारत की जो डाइवर्स टेरेन है वहाँ पर ये इफेक्टिवली ऑपरेट किए जा सके। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया भी रखे गए हैं, जैसे कि इन ड्रोन्स का मिनिमम जो एंड्योरेंस टाइम होना चाहिए वो 30 आवर्स का होना चाहिए और मिनिमम ऑपरेशनल एल्टीट्यूड जो होना चाहिए वो 35,000 फीट का होना चाहिए। इसके अलावा ये लगातार सर्विलेंस और रियल टाइम डेटा प्रदान करने में सक्षम हो, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। एडिशनली इनमें से जो ड्रोन्स आएंगे वो कॉम्बैट कैपेबल भी होंगे, यानी कि आने वाले भविष्य में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये स्ट्राइक मिशन को भी एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। एक की रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर रखी गई है इन ड्रोन्स को लेकर के वो ये है कि इसमें एटलीस्ट 60% हमें जो इंडिजिनस कंटेंट है वो देखने को मिलना चाहिए, ताकि भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है इसकी पूर्ति भी हो सके। और भी कुछ शर्तें हैं जो गवर्नमेंट ने सामने रखी हैं। यहाँ पर जो फॉरेन सप्लायर्स पर रिलायंस है उसको कम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इंडस्ट्री सोर्सेज ने इंडिकेट किया है कि सेवरल इंडियन डिफेंस फर्म जो हैं वो इसको लेकर इंटरेस्टेड हैं और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इच्छुक भी हैं। इसमें अडानी डिफेंस, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, रैफ एम्फीबियर, टाटा एडवांस सिस्टम्स, लार्सन टुब्रो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम सामने आया है। और इन्हीं सबकी एक्सपर्टीज का यूज किया जाएगा इन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को विकसित करने में, जो कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफी बढ़ाएंगे। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब भारत ने हाल ही में 31 की संख्या में अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन्स की जो खरीद है वो की है। इसमें हमें स्काई गार्डियन और सी गार्डियन ड्रोन देखने को मिलेंगे। सी गार्डियन मुख्यतः भारतीय नौसेना के लिए ऑप्टिमाइज किए जाएंगे, जो कि नेवल ऑपरेशंस को पूरा करेंगे। बाकी जो स्काई गार्डियन ड्रोन है ये भारतीय थल सेना और वायुसेना के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। ये ISR के साथ साथ जो स्ट्राइक मिशन है उनको भी एग्जीक्यूट करने में पूर्णतया सक्षम होंगे। तो अब देखना ये है कि इसमें हमें जो कॉन्ट्रैक्ट फेज है वो देखने को कब मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।